KCL and KVL. अच्छा, चलो। सर्किट दिए, सर्किट हुए, सॉल्व हो रहे हैं सर्किट अब। यस सर। Yes, sir. पक्का? वैल्यू निकाल दो जल्दी से। V1 is equal to 2 volt, V2 is equal to 4 volt. Sir, I1 equals to 1 by 3 or I2 equals to 2 by 3? हाँ जी, आंसर आए। आंसर आंसर। I1 is equal to 1 by 3 and I2 is equal to Sir, 2 by I1 3. equals to आई 1 वन by इक्वल 3. टू वन। 1 by 3. 1/3. 1/3। बताओ बताओ बताओ, देखो और देखो। I2 2/3. I2 इनमें करंट बता दो सारी ब्रांच में। आंसर आने चाहिए सबके। चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिखते हो, जो भी आता जाए। सर वो साइड में पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है 4 वोल्ट का?
नीचे वाला। ये आंसर जो भी आए हैं सबके अपने लिखते रहो जल्दी जल्दी। अच्छा पहले तो मुझे ये भी बता दो कि यार वाकई में आपसे आपने घर पे जाकर प्रैक्टिस की, क्वेश्चन बन रहे थे वो सर्किट वाले या नहीं? सर की थी। बन रहे थे क्वेश्चन? हाँ सर, बन रहे थे। आंसर्स नहीं आए अभी तक चैट बॉक्स में किसी के भी? पहले क्वेश्चन के आंसर्स। क्विकली। अरे भैया कहाँ गए आंसर? एक भी आंसर नहीं आ रहे क्या आप लोगों से? सर फर्स्ट वाला बता दीजिए कैसे हुआ। मैं तो बताऊंगा ही, मुझे आंसर मिलेंगे तभी तो बताऊंगा। अरे भाई इसमें कोई भी आंसर आए हैं कि नहीं आए कुछ तो बोलो यार, कैसे हो तुम लोग? आंसर भी नहीं आए मेरे पास एक भी चैट बॉक्स में। सर इसमें सिर्फ आई आया है, 8/3 आई आया आया? है। आई कितना आया बेटा? 8/3 एम्पेयर। बस 8/3 आ गया, तब भी आपके ये V1 और V2 नहीं निकले? सर V1 2 सर वोल्ट है मेरा और आई V2। 8 एम्पियर। गरिमा कुछ बोल रहे हो? सर आई 1 एम्पेयर आ रहा है और आई 1 V1 एम्पियर आ रहा है। V1 2 वोल्ट, V2 4 वोल्ट। यस सर। यस सर। और ये I1 I2? सर I1 1/3 और I2 2/3। ये दक्ष आसवल, दक्ष कौन है बेटा? यमुना विहार से क्या कोई? यस सर। ओके वेरी गुड। चलो देखते हैं इसको क्या करना है आपको। आपने बोला कि, मैंने बोला कि सर अगर हम बात करें किसकी, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले। तो मैंने कहा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? आप बोलोगे 2 ओम। आ रहा है सबका ये 2 ओम? 6 और यस 3 सर। का जो सर इक्विवेलेंट यस रेजिस्टेंस सर। आएगा वो आएगा 2 ओम। आप जरा देखो इसको, अगर मैं घुमाऊं तो देखो ये 2 ओम, ये 4 ओम, और इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा सर्किट बन जाएगा 2 4 2, ऐसे ही हो जाएगा ये। अब जब ये ऐसा हो जाएगा तो देखो ये 2 ये 4 और ये 2 ये सारे के सारे सीरीज में आ गए। तो ओवरऑल सर्किट का अगर मैं नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोलूं तो कितना आएगा? आप बोलोगे कि सर 8 ओम 4 2, तो आप बोलोगे आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 8 ओम। पोटेंशियल कितना है? 8 वोल्ट।
पूरे सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो I कितना आ जाएगा सर, I इज इक्वल टू D बाय R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट बाय 8 ओम एंड 1 एम्पियर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। अब जरा देखो, मुझे अगर ये वैल्यू आ गई है 1 एम्पियर के बराबर, ये भी किसी गलत आ रही थी, 1/3 बोल रहा था कोई। हानिया, आप 1/3 सर बोल रहे थे। 8/3। 8/3, 8/3 कैसे बोल रहे थे बेटा? क्या आपका R इक्विवेलेंट 3 ओम आएगा? नहीं सर, मेरा मेथड ही गलत था। क्या हो गया बेटा? सॉरी, मेरा मेथड गलत था। चलो, तो आप बोलोगे सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू आर। और एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? I इंटू आर। I कितना है? 1 एम्पियर। और रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो आप बोलोगे V1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 इंटू 2 दैट इज 2 वोल्ट। आप बोलोगे 4 के अक्रॉस कितना होगा? 4 के अक्रॉस कितना हो जाएगा? वही I इंटू आर। इसके अक्रॉस निकालोगे I इंटू आर, तो दैट इज 1 इंटू 4 दैट इज 4 वोल्ट। अरे यही हो जाए पोटेंशियल ड्रॉप। क्लियर है कि नहीं? बोलते रहो। यस सर। Yes. यहाँ तक आ गई वैल्यूज? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब आपको फाइंड देखो, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस हो गया, 4 वोल्ट इसके अक्रॉस हो गया, टोटल डिफरेंस कितना आना चाहिए था? 8 वोल्ट। तो 2 इसके अक्रॉस, 4 इसके अक्रॉस, तो आप देखो इसके अक्रॉस कितना होगा? तो 2 वोल्ट। ऑब्वियस सी बात है, यही अरेंजमेंट तो ये है। वैसे भी आप देखो तो कितना आएगा सर? 2 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि I इंटू आर। तो आप बोलो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट या फिर इस अरेंजमेंट के अक्रॉस 2 वोल्ट, एक ही बात है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच में देखो आप कितना पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? सेम। तो आप बोलोगे सर दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 3 ले लो, 6 ले लो। आप बोलोगे सर दोनों के अक्रॉस कितना होगा? 2 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी कितना होगा? 2 वोल्ट। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? ये वाले नो स्टेप सर। में अमन, क्लियर है सर? तो भाई इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होना कितना चाहिए था? आप बोलोगे सर पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी इक्वल टू I इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप पता है आपको कितना है? 2 वोल्ट। आर पता है 6 ओम। तो भाई I कितना हो गया? V बाय आर, दैट इज 2/6, दैट इज 1/3 एम्पियर। ये हो गया I1। ऐसे I2 निकालोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप बाय आर, पोटेंशियल इसके क्रॉस कितना है? 2 वोल्ट। और आर कितना है? 3। तो आप बोलोगे 2/3 एम्पियर। आप बोलते हो यहाँ से कितना आ रहा था? 1 एम्पियर आ रहा था। ये 1 एम्पियर इधर डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो गया, दोनों का सम अभी भी देखो 1 एम्पियर होना चाहिए। ऐसा हो रहा है। एक तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो। मैंने कहा दूसरा तरीका देखो, पैरेलल में आप बोलते हो कि सर 6 और 3 यहाँ से जा रहा है 1 एम्पियर, कुछ करंट यहाँ ड्रॉप हुआ होगा, कुछ यहाँ ड्रॉप हुआ होगा। आप देखो दूसरा तरीका बता दूं मैं, इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा सर I इक्वल टू होता है B बाय आर। पैरेलल में दोनों क्रॉस B सेम होगा ना? अगर V सेम होगा तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। मतलब आप क्या बोलोगे सर? I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। R2 बाय R1 का मतलब क्या हो गया सर? अगर मैं इसको 3 बोलूं, R2 क्योंकि इसमें I2 बोल रहे हैं, अपॉन 6, मतलब कितना हो गया? 1:2। तो I1 रेशो I2 कितना आएगा? 1:2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या बोला? I के 3 पार्ट कर दिया। अगर मुझे I1 निकालना है, अगर रेशो आपको पता होता है 1:2 है, तो अगर मुझे I1 निकालना है तो I1 के सामने कितना है? 1 अपॉन 2 और प्लस 1, रेशो का ऐड कर देते हैं। 2 + 1 3 इनटू टोटल करंट कितना था? 1 एम्पियर। टोटल 1 एम्पियर था, उसका कितना चाहिए था आपको? 1/3। तो दैट इज 1/n। I2 निकालना था। I2 के सामने देखो क्या है? 2 है, तो आप लिखोगे 2 डिवाइड बाय टोटल 2 + 1
3 इंटू जो भी टोटल करंट था, टोटल करंट यहाँ पे कितना है 1 एम्पियर, आंसर आ गया 2/3। ये रेशियो है जो आपने 9th 10th में पढ़े होंगे, रेशियो सॉल्व करना, कि मैंने रेशियो सॉल्व करना सिखाया है। अगर आपको टोटल वैल्यू पता है तो आपको पता है कि देखो टोटल करंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट I1 की तरह में चला गया और बाकी 2 पार्ट I2 में चले गए, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना, टोटल करंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट I1 में चला गया, 2 पार्ट इसमें चले गए I2 में। तो भाई साहब 1 एम्पियर का 1 पार्ट तो इसमें चला गया ना, 1 ऑफ 3, तो 1/3 तो I1 हो गया, बाकी 2 पार्ट इसमें चले गए, कितने पार्ट में से, 3 में से, तो 2/3 इसमें चला गया, I2 में चला गया। ये रेशियो सॉल्व करने का तरीका है। तो कभी कभी आपको ये वाला मेथड लगेगा, कभी कभी आप इससे निकाल लोगे। हाँ भैया, अब क्या होता है, ये मैंने सारी चीजें पूछ रही थी, आपके नीट में कोई एक चीज पूछी रही हो, कई बार पूछी रही, बता रहा हूँ। कभी आपसे V1 पूछ दिया गया है, कभी आपसे I1 पूछ दिया जाएगा, कभी I2 पूछ दिया जाएगा, कभी V2 पूछ दिया जाएगा, तो ऐसे करके आपसे कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। कहीं कोई दिक्कत? सर चलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो हमारा V2 आया था 4 वोल्ट आया था, हाँ तो सर हम उसी साइड से दोबारा बैटरी की तरफ आ रहे थे सर, जो हमने फिर क्या बोल रहे हो बेटा मन, आवाज कम हो गई तुम्हारी। सर मैं कह रहा हूँ जो हमने V2 4 वोल्ट निकाला था, हम उसी तरफ से बैटरी की तरफ से हम आ रहे थे, तो सर जो I1 और I2 निकालने के लिए हमने वोल्टेज यूज करी, वो 4 वोल्ट क्यों नहीं यूज करी? 4 वोल्ट क्यों यूज नहीं किया, ऐसा बोल रहे हो? यस सर, ये पूछ रहा हूँ। 4 वोल्ट तो बेटा इसके अक्रॉस था ना, मुझे तो I1 और I2 इसके अक्रॉस चाहिए ना, तो इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो यूज करूंगा कि इसके अक्रॉस कितना है वो यूज करूंगा? अमन कंफ्यूज हो तुम कुछ चीज को लेके? सर उधर से आ रहा है ना, लेकिन 4 वोल्ट था तो V2 से होकर फिर। इसके अक्रॉस तो 2 वोल्ट आया बेटा। अच्छा सर, ठीक है सर, समझ गया। 4 वोल्ट तो इसके अक्रॉस आया था। ओके सर। टोटल कितना था, 8 आना चाहिए था, टोटल लूप में 0 आता है ना, तो आप बोलोगे दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो इसके अक्रॉस कितना बचा, 2 वोल्ट। या वैसे ही करो कि यहाँ पे करंट कितना आ रहा था 1 एम्पियर, तो इस 2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 1 into 2 I into R, तो मतलब इस अरेंजमेंट के अक्रॉस कितना होगा, ये अरेंजमेंट ही तो 2 ओम लिखा हुआ है, तो मतलब इस अरेंजमेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। उसको ठीक यूज है करना सर। मैंने। चलो और कोई इसके आंसर आए क्या? सेकंड क्वेश्चन, I1 2/3, I2 1/3, I3 1/3। सर शायद दूसरे बंदे ने आंसर दिया, I1 जो है वो दूसरे बंदे ने जो आंसर दिया है वो 6 एम्पियर, 2 एम्पियर, 8 एम्पियर। हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मे बी I1 1/2। बेबी क्यों हो रहा है भाई? चलो देखो कैसे करते हैं। मैंने कहा सर क्या करोगे, कोई एक जंक्शन को 0 पे ले लो, मैंने कहा जनरली में टेंडेंसी होती है ये वाला, तो मैंने कहा 0 0 0। अगर ये 0 पर है, देखो अगर ये 0 पर है, मैं यहाँ से ऐसे क्रॉस करूंगा इसको, ये माइनस है ये प्लस है, मैं छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूँ, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करके 0 + 2, मतलब ये पॉइंट कितने पर जाएगा, +2 पर जाएगा। मैंने कहा देखो यहाँ पे भी जाओ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये 0 था +4, तो मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, +4। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई भी ऐसा रेजिस्टर नहीं मिला जिसके अक्रॉस मैं दोनों के अक्रॉस बताता हूँ कितना है, तो मैं क्या करूंगा कि सर एक को अज्यूम कर लेते हैं। मैंने कहा सर इस जंक्शन का मैं x अज्यूम कर लेता हूँ। अब जरा देखो, अगर ये x है तो ये बैटरी है, बैटरी ये माइनस है और ये प्लस है, तो जब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो माइनस से प्लस, तो कितना हो जाएगा x + 4।
ये तीनों पॉइंट पे कोई दिक्कत है क्या? ये पॉइंट मार्क कर पाए थे क्या? Yes, sir. Yes, sir. नो सर। Yes, अगर sir. ये मार्क हो गए तो फिर Sir. क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर मेरे साथ तो बचता नहीं है। आप क्या करोगे सर, इसी जंक्शन पे क्या लगा दोगे, I1 I2 I3 जंक्शन लॉ लगा दोगे। मैंने कहा देखो इसको I1 बोल दिया, इसको I2 बोल दिया और इसको I3 बोल दिया, कुछ भी बोल दो आपके अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ से ये करंट आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू 0। अब I1 कितना होगा सर, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना x-2 अपॉन 2 वोल्ट, सॉरी 2 ओम, प्लस यहाँ देखो सर ये x है और ये कितना है 4 है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा x-4 अपॉन 2। यहाँ पे I3 सर यहाँ से निकाल लो इसके क्रॉस, सर x प्लस 4 है, इधर कितना है 0 है, तो आप क्या बोलोगे x प्लस 4 माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। इस सिस्टम में किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं सर, यही आ रही थी इक्वेशन। आ रहे थे ये Yes, वाले? sir. मेरी भी. चलो यस सर। सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे सर x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। x x x 4x आ गया, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई है -1/2। यहाँ तक आ गए थे क्या आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब I1 I2 बचा नहीं कुछ भी, आप बोलोगे I1 की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू रख दो यहाँ पे -1/2 -2/2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, दैट इज इक्वल टू -5/2 -5/4. -5/4 एम्पियर। इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो गलत थी, मतलब करंट किधर से जाएगा, इधर से जाएगा। कितना 5/4 एम्पियर, ठीक है। आपने एज्यूम ऐसे किया था बट एक्चुअली जाके सरा इधर की तरफ। I2 की बात करो, I2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे -12 -4 डिवाइड बाय 2। ये सॉल्व करोगे तो कितना है -9/4 एम्पियर। Yes, sir. आप बोलोगे -9/4 आ रहा है, मतलब आपने I2 ऐसा अज्यूम किया था, एक्चुअली करंट इधर की तरफ पड़ रहा है और वो भी कितना 9/4 एम्पियर। I3 की बात कर लो, I3 कितना आएगा, इसमें रख दो -12 प्लस 4 -0/1। एलसीएम ले लो, यार आपका 7/2। ये डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही है, मतलब आपने जो एज्यूम की थी करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है 7/2 एम्पियर, ठीक है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या लिख सकता हूँ 14/4 एम्पियर लिख सकता हूँ। एक ही बात है ना, 7/2 लिखो या 14/4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको इजी हो जाएगा क्रॉस चेक करने में। कैसे, मैं तो देखो सर यहाँ से आ रहा था 5/4 एम्पियर और ये यहाँ से आ रहा था नीचे से देखो 9/4 एम्पियर। दोनों जब ये इधर से और इधर से आया था तो इस वाली ब्रांच में टोटल आएगा, इस ब्रांच से आया इससे आया तो टोटल करंट इसमें आ जाएगा कितना आना चाहिए 9 + 5 14/4। क्या ये 14/4 आ रहा है, आंसर आ रहा है, मतलब मेरा आंसर क्रॉस चेक किया तो मैंने सही है। यार इसमें डिफिकल्टी कहाँ है, आंसर आपके बहुत अजीब-गरीब क्यों आ रहे थे? Sir, मेरा सेम था। सर मेरे ठीक हाँ, थे. कुछ लोगों सर के मेरा सही भी है, मैं करेक्ट मना था। नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी सही था। कुछ लोगों के सही है बट कई लोगों के आंसर सही नहीं है। इनिशियली मुझे जो आंसर्स मिले थे कहने का 1.2 0.4 0.8। सर मैंने रजिस्टर की वैल्यू गलत नोट कर ली थी। वेरी गुड, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। दक्ष 6 एम्पियर 2 एम्पियर 8 एम्पियर, कहाँ भाई साहब दक्ष बेटा, इसमें कहाँ गड़बड़ा गए? सर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। दक्ष एंड आयुषी, दक्ष इसमें क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन में कहाँ गलती कर दी?
सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। आयुषी, यस सर। क्या गलती की? सर मैंने भी रेजिस्टेंस की वैल्यू गलत ले ली थी। कैसे करते हो यार, क्वेश्चन ही गलत नोट कर लेते हो। ठीक सर है, वो आपने 2 ये भी ओम 2 ओम लिख लेता क्या? यस सर। हाँ मुझे लग ही रहा था। सर गलत नोट कर लिया आपने, राइटिंग ऐसा लिखा। क्या लिखा था मैंने? सर वो आपका 2 ओम लिखा है, मेरे को 1 ओम लग रहा था, तो मेरा बिल्कुल आंसर आपसे डिफरेंट आ रहा था। सही बात है बेटा। सामने वाले गलत चलता है, तुम तो सही चलते हो। बाकी लोगों ने कैसे 1 ओम लिख दिया, तूने कैसे 2 ओम की जगह 1 ओम लिख दिया, बाकी ने 2 ओम लिख दिया। मतलब हम अपनी देखने की हम बिल्कुल ये ध्यान नहीं देंगे कि सर ने क्या लिखा, बस जल्दी जल्दी नोट करना हमारा धर्म है। सर की गलती है, सर ने गलत नोट कर लिया है ना, सर ने गलत लिखा है, सर की राइटिंग अच्छी नहीं आई। सर बाकी ब्लैक लोग तो बेटा बोर्ड, तुम्हारी क्या व्हाइट बोर्ड नहीं दिखता तुमको? व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा दिखाई देता है। बाकी लोगों को भी दिखता है बेटा, थोड़ा ध्यान देके लिखें तो गलत नहीं दिखता। आप अगर वही देख रहे होगे तो 2 ओम दिख रहा होगा। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ कि आप लोग तो फुल स्क्रीन करके देखते हो सब लोग कि नहीं? यस सर, फुल स्क्रीन पे। सब लोग फुल स्क्रीन करके देखते हो ना? यस सर। यस सर। और हॉरिजॉन्टल नहीं, कुछ लोग नहीं देखते, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। एक तो फुल स्क्रीन करके देखा करो, और आप उसको जूम भी कर सकते हो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप अगर दोनों फिंगर्स को यूज करोगे तो आई गेस आप जूम कर सकते हो स्क्रीन को। यस सर। सर जूम भी कर सकते हैं। है ना? तो इन सब चीजों को थोड़ा सा टेक से भी बनो यार, जब टेक्नोलॉजी हमको यूज करना पड़ रहा है तो इसको जितना आपको जूम करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो भाई साहब यूज किया करो उस चीज को। छोटा दिख रहा है तो हम छोटे ही देखते रहेंगे। या मुझे बोल दिया करो कि सर थोड़ा बड़ा लिख दिया करो, रोकते रहा करो। मुझे तो नहीं लगता ना मैं छोटा लिख रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा लिखता हूँ। चलो खैर, आई होप आप सर्किट वगैरह सॉल्व कर पाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस और चाहिए भी आपको। सेम सर्किट बार बार सॉल्व करो जब तक कि सारे आंसर सही आना स्टार्ट ना हो जाए। नीट के प्रीवियस क्वेश्चन में तो छोटे छोटे क्वेश्चन आए, सर्किट बहुत छोटे आते हैं, मैं बता रहा हूँ। मैंने जो भी सर्किट कराए हैं उनमें सारी चीजें आपसे पूछनी है। नीट में कभी ऐसा नहीं होता, नीट में कोई एक चीज पूछ लेते हैं। ठीक है, तो नीट में सर्किट सॉल्व करना पूरा आना चाहिए, बिकॉज उनको भरोसा नहीं है वो क्या पूछ ले। बट वो लेंदी नहीं करेंगे, मतलब आपको सारी चीजें नहीं पूछेंगे, वो कभी हमेशा छोटी छोटी चीजें पूछ लेंगे। तो उससे आपका आंसर आने चाहिए और बनेंगे। आप चाहो तो अपने स्टडी मटेरियल वगैरह आपको मिला होगा तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो खैर, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, देखो कोई भी आप क्या कर रहे हो कि बेसिकली जब भी आप सर्किट में कोई चीज लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बल्ब को कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है आपके किसमें, लाइट में। फैन उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है, एसी अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है, टीवी अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो बेसिकली आप सबको इनपुट कितना दे रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में दे रहे हो, और वो आपको आउटपुट अलग अलग फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं और वो उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है। तो मैक्सिमम हम बात करते हैं जब रजिस्टर, तो हम मान के चलते हैं कि वो सारी की सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि रजिस्टर को कितनी एनर्जी मिली या उसने कितनी एनर्जी यूज की। एक ही बात है ना, मैंने अगर 10 जूल दी है तो वो 10 जूल यूज कर रहा होगा। तो यही सब हमको फाइंड आउट करना है। मैंने कहा मान लो कि सर एक रजिस्टर है ये, अभी बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका रेजिस्टेंस है आर, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है,
मैंने कहा सर मान लो इससे आई करंट फ्लो, आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर इसके क्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस क्या होगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मैंने कहा मान लो डेल्टा टी टाइम की बात करो, इन डेल्टा टी टाइम कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा ए से भी, आप बोलोगे Q इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। दिस इज द चार्ज फ्लोन फ्रॉम ए टू बी। इट मींस आप Q चार्ज को ए से बी लेके गए हैं डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा टी टाइम में आप क्या कर रहे हैं, Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके चले गए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आप बोलोगे कि बताओ कितनी एनर्जी आपने बेसिकली दी है, या कितनी एनर्जी में चेंज हुआ है। आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V। जब भी आप Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराते हो, अगर आपको पोटेंशियल वाली बातें याद आनी चाहिए तो पिछले चैप्टर की, इफ द Q चार्ज इज मूव फ्रॉम A point to B of different potentials, the work done is equal to Q into delta V, या change in potential energy is equal to Q into delta V। वही हम यहाँ यूज करने वाले। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर कितना हो जाएगा वो I into delta T into delta V। तो this is the energy given by the, you can say that battery। ये काम किसने किया है सर, ये बैटरी ने किया है। तो ये चार्ज को मूव कराने का काम किसने किया, बैटरी ने। तो बैटरी ने इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो कि सर दिस इज द एनर्जी बेसिकली आप बोल सकते हो गिवन बाय द या वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, मैंने कहा सर अगर कोई मुझसे पूछा पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी बोल दो या टू द रेजिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है ना। या तो आप बोलोगे पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, या आप बोलोगे पावर डिलीवर्ड टू द रेजिस्टेंस। बैटरी के द्वारा रेजिस्टेंस को दिया गया। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। तो पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू, देखो अगर आप यहाँ से आ रहा होगा तो आई इंटू डेल्टा वी। ठीक है, जनरली हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वी को बी लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं ना। तो इसलिए पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाता है, आई इंटू बी, ऐसा भी लिख दिया जाता है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। ठीक है, मैंने कहा सर आप चाहो तो और भी फॉर्म लिख सकते हो, आई को बी बाय आर लिख सकते हो। तो बी बाय आर इंटू बी लिख सकते हो, तो दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। आप b को i इंटू आर लिख सकते हो, तो पावर इज इक्वल टू i इंटू आर लिखोगे तो दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये कई सारी फॉर्म्स है पावर की, पावर डिलीवर टू द रजिस्टर या रेजिस्टेंस आप बोलते हैं। आप b इंटू आई भी लिख सकते हो, आप b स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो, आप आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं पावर डिलीवर टू द रेजिस्टेंस। डेल्टा यू है पावर में। सर वो जो पावर डिलीवर टू द मतलब क्या है, वो जो पावर डिलीवर टू द रेजिस्टेंस में डेल्टा यू है या डेल्टा वी है? डेल्टा हाँ यू सर, बेटा, पावर की डेफिनेशन अगर थोड़ी सी पता होगी तो तू अपने आप बता पाएगा ये क्या है। पावर क्या होता है बेटा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी दी है पर सेकंड टाइम में। पावर होता है बेसिकली वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन, और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए मैंने वर्क डन की जगह पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। तो अगर आप थोड़े से कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो मुझे लगता नहीं है इस टाइप के डाउट आप पूछोगे। अभी कुछ नहीं, 4-5 लेक्चर पहले की बातें हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें हैं। क्लियर है राघव? राघव क्लियर है? क्या अब बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या बोलता है देखो। कुछ नहीं, 9-10 में पढ़ाया जाता है, मैं लिखवा ले रहा हूँ दोबारा से, कोई मतलब नहीं है वैसे तो। उसने बोला कि सर इफ आई, अगर किसी भी रेजिस्टेंस से मान लो कि आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आप बोलते हो द हीट
जनरेटेड बाय द रेजिस्टेंस इक्वल टू I स्क्वायर R into T in time t. This is the heat generated. ये वही हो गया ना, हीट क्या हो गया, एनर्जी ना, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, है ना। पावर आपको पता है आई स्क्वायर आर के बराबर है। इफ आई करंट इज फ्लोइंग फॉर टी टाइम देन द हीट एनर्जी, या आप बोल सकते हो कि हीट की बात करें तो हीट एनर्जी बोल देते हैं, वो हो सकता है लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हो, ये किसी फॉर्म में, हम तो उसको हीट एनर्जी के फॉर्म में मान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए हीट क्या है, एनर्जी विच इज फ्लोइंग, जब वो फ्लो करती होती है उस एनर्जी को हम हीट बोल देते हैं, राइट। तो आप में हीट एनर्जी जो जनरेट हो रही होगी वो कितनी हो रही होगी, आई स्क्वायर इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, वैसी एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, राइट। ये यहाँ लेके चले जाओगे तो आपको क्या आएगा, एनर्जी आ जाएगा। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो पावर लॉस एंड ट्रांसमिशन लाइन, आपने क्या बोला कि सर पावर प्लांट पे एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। पावर प्लांट पे एनर्जी जनरेट होती है, आपके घरों तक लाइटें पहुंचानी है, तो पावर को पहुंचाना है, तो हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो हमें बताना है कि सर जब ट्रांसमिट हो रहा होगा तो वायर के थ्रू हो रहा होगा, और वायर के थ्रू हो रहा होगा तो आप बोलोगे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट में कन्वर्ट हो रही होगी एनर्जी, और वो हीट लॉस हो रहा होगा, मतलब हमारे यूजफुल पावर नहीं होगा वो। तो इसके क्या तरीके हैं, कोई आप मुझे बताएगा कि सर इसके क्या तरीके हैं कि हम अपनी हीट लॉस कम कर लें। एनीवन, हीट लॉस कम करने के तरीके क्या होंगे? वोल्टेज कम कर दो। वोल्टेज कम कर दो, उससे क्या हो जाएगा बेटा? पावर लॉस कम होगी सर, वी स्क्वायर की क्यों होगी? डायरेक्ट। वही तो सर हीट क्यों कम होगी? जनरेट होएगी तो लॉस कम होएगा एनर्जी का। अरे तो हीट कम करने के तरीके क्या हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। हीट कम करने के लिए क्या करूँ मैं? सर हाई वोल्टेज। सर ऐसी वो लेंगे जिसकी रेजिस्टेंस कम हो, वायर। सर ऐसी वायर लेंगे जिसकी रेजिस्टेंस कम हो। ऐसी वायर लेंगे जिसकी रेजिस्टेंस कम हो, वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहला काम देखो, आपने क्या बोला, हीट जनरेट क्या आ रही है, आई स्क्वायर आर इंटू टी हो रही है, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं कैसे भी करके रेजिस्टेंस कम कर दूं। अब रेजिस्टेंस कम कर दूं, ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट यूज करेंगे। पैरेलल अरेंजमेंट यूज करेंगे का मतलब क्या होता है यार, मैं तो एक वायर लेके आऊंगा, मैं 10 वायर थोड़ी ना लेके आऊंगा यार, 10 वायर से अपना ट्रांसफर कराऊंगा क्या यार, कैसी बातें कर रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आपको अगर एनर्जी ट्रांसमिट करनी है तो आप एक वायर यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप वायर लेके आते हो ना, वायर से एनर्जी आ रही है, आप बोलते हो कि सर जब वो एनर्जी आ रही है तो उसमें अगर मैं वायर का रेजिस्टेंस कम कर दूं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ वायर का रेजिस्टेंस कौन सा मेटल का सबसे कम होता है, एनीवन? सिल्वर। 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 मतलब अगर मैं वायर को सिल्वर के बना दूं तो मेरे हिसाब से मेरा पावर लॉस सबसे कम होगा, करेक्ट। तो आप बोलते सर ये तो बहुत इजी मेथड है, इजी है कि नहीं है? पैसा लगेगा सर बहुत सारा। वेरी गुड। अरे पैसा लगेगा दैट्स द डिफरेंट थिंग, मैं कहता हूँ वायर कभी लगेंगे ही नहीं। अपने यहाँ की इंडिया की कंडीशन आपको पता है, अगर मैंने बोला कि सर ये लोग आपको टेंडर दे दिया, आपको यहाँ से यहाँ वायर खींचने हैं, पता चले वो टेंडर बन गया, आपने वायर खींच भी दिया और वायर वहां है ही नहीं, लोग क्या बोलेंगे? उन्होंने वायर लगाई ही नहीं, मैं कहता हूँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने वायर लगाई ही नहीं, बोलेंगे हमने तो लगाया था, चोरी हो गया, करेक्ट। तो भाई साहब वो वायर जिंदगी में कभी लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो वायर इज वेरी वेरी कॉस्टली मेटल। हमारी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, लगा तो सकते हैं बट हम चोरी करने से बचा नहीं सकते उसको, ठीक है। तो हमने बोला सिल्वर हम इसलिए नहीं लगा सकते, सिल्वर के बाद शायद से गोल्ड आता है, गोल्ड तो हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। उसके बाद कॉपर आता है, कॉपर भी नहीं लगा सकते क्योंकि कॉपर भी चोरी हो जाएगा, गोल्ड और सिल्वर तो बहुत दूर की बात है। कॉपर जैसा सर मटेरियल भी आपकी हमारे वॉइस लिए, ब्रेक हो गई। वॉइस ब्रेक हो रही क्लियर है। है सर? मुझे नहीं हो रही सर, मुझे नहीं हो रही ब्रेक।
बेटा हो सकता है कि आपको इंडिविजुअली हो रही हो थोड़ा नहीं बहुत, हो रही। है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखो, शायद आपके एंड पे, क्योंकि मेरे एंड पे स्पीड इज कमिंग गुड, तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी प्रॉब्लम। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, शायद सही आ जाएगी। क्या बोल रहा था मैं, तुमने मुझे जरूर ब्रेक कर दिया। सर चोरी हो जाएगी Copper. सिल्वर की तारें। हाँ, Copper. मैंने कहा कॉपर के वायर्स भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो भी चोरी हो जाएंगे। फाइनली हम जाके सेटल हुए एल्यूमिनियम पे कि सर एल्यूमिनियम ठीक है, कॉस्टली तो है बट इतना कॉस्टली नहीं है कि लोग उस वायर को चोरी करने के लिए जितने एफर्ट डालेंगे। ये भी चोरी हो जाते हैं अगर इजीली अवेलेबल हो जाए तो, है ना। जैसे वायर अगर इकट्ठा कई दिनों तक रखा रहे, कहीं पे भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे और मौका मिल जाएगा तो लोग उठा लाएंगे, बट लोग इतने एफर्ट नहीं डालेंगे कि लगे हुए वायर को कट करके या इस तरीके से उसको निकालें, इतने एफर्ट नहीं डालेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट दैट कॉस्टली। तो इतना चोरी करने में एफर्ट नहीं डालेंगे। देखो चोरी करने के एफर्ट भी उस हिसाब से होते हैं ना, जितनी ज्यादा कॉस्टली चीज होगी उतनी ज्यादा एफर्ट डालते हैं ना लोग। गोल्ड के लिए भाई लोगों का मर्डर वर्डर भी कर सकते हैं, गोल्ड जैसी चीजों के लिए। तो एल्यूमिनियम पे जाके बात सेटल हुई कि जो वायर ट्रांसमिशन वाले यूज होते हैं कि एल्यूमिनियम कॉस्ट कम है, रेजिस्टेंस ठीक ठीक है, मतलब बहुत कम नहीं है बहुत ज्यादा नहीं है। अब बात आ गई मेरे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस तो मैंने सेट कर लिया। मैंने कहा सर अब और तरीके क्या करूं कि सर अभी भी मैं क्या करूं कि मेरा पावर लॉस कम हो। तो मैंने कहा सर पावर लॉस कम हो इसका क्या तरीका, देखो मेरे को इतना पावर, मुझे ये मान लो पावर यूज करना है कुछ पी, इतना पावर मेरे को डिलीवर कराना ही कराना है, ये तो मुझे चाहिए, दिस इज माय रिक्वायरमेंट। इसमें से कुछ पावर लॉस हो जाएगा, है ना, दिस इज द पावर रिक्वायर्ड, इतना पावर मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ पावर लॉस निकालना है मुझे, इस चीज को ध्यान रखना। तो मुझे अगर पावर को डिलीवर कराना है तो देखो V into I होता है, दिस इज द पावर विच इज रिक्वायर्ड, दिस इज द पावर विच इज रिक्वायर्ड फॉर श्योर। मैंने कहा रेजिस्टेंस तो मैंने फिक्स कर दिया, रेजिस्टेंस तो मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर दिया। अगर देखो हीट जनरेटर का फॉर्मूला क्या लिखा, H इक्वल टू I स्क्वायर R into T। अगर somehow I will decrease this I, somehow I will decrease this I, बोलोगे हीट लॉस कम हो जाएगा, आर तो फिक्स हो गया ना, आर को तो अपन अब कुछ नहीं कर सकते, एल्यूमिनियम लगा दिया अपन ने, आई मिनिमम कर दिया आज जितना कर सकते थे। अब सेकंड टर्म है आई, आई को भी अगर हम कम से कम कर दें तो हम बोलते हैं हीट लॉस मेरा कम हो जाएगा। मैंने कहा सर लेकिन मुझे रिक्वायर्ड पावर इतना ही चाहिए, अगर आई को कम करोगे तो मुझे वी इंक्रीज करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का, बिकॉज मुझे v इंटू आई इतना चाहिए मुझे, दिस इज माय रिक्वायरमेंट। अगर आप i को कम कर रहे हो तो v को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्या हो बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा के भी कम की जा सकती है सर लॉस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आप अगेन रेजिस्टेंस कम करने की कोशिश करोगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप ज्यादा बढ़ाओगे तो फिर वायर मोटा हो जाएगा, फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑलरेडी आपने देखा होगा ट्रांसमिशन वायर्स आर ऑलरेडी थिक, थिन वायर्स यूज नहीं किए जाते, थिक यूज किए जाते हैं। हाँ सर तभी तो ठीक इसलिए होते हैं वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ा सकते ना, वो तो रेजिस्टेंस कम करने में हमने यूज कर लिया, उसको तो हमने रेजिस्टेंस यूज कर कम करने में हमने ऑलरेडी जितना भी फैक्टर्स कर सकते थे कर लिया। ठीक है, आप बोलोगे सर नाउ वी कैन व्हाट वी कैन डू इज, हाँ सर मैं ये पूछा था कि ओम्स लॉ से कहा गया कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी तो बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी तो बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। अब बोलो, तो हम आई को कम करके वोल्टेज कैसे बढ़ा सकते हैं सर? हम आई को कम करके वोल्टेज कैसे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज हमारा पावर डिलीवर्ड कांस्टेंट रखा हुआ है, हमने क्या रखा है कि पावर डिलीवर्ड कांस्टेंट रखा हुआ है। आप बोलोगे अगर हम रेजिस्टेंस को फिक्स करें, अगर आर कांस्टेंट है, आर कैसा है, कांस्टेंट है, अगर आर कांस्टेंट होगा तो V इक्वल टू आई आर लगेगा, लेकिन जैसे करंट फ्लो होने लगेगा रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, ये देखो हीट जनरेट हो रही है ना, हीट जनरेट हो रही होगी तो वायर गर्म होगा, वायर गर्म होगा तो आप बोलोगे आर बढ़ेगा ना यार। अब ओम्स लॉ की वैलिडिटी खत्म हो गई ना बेटा, आर वेरिएबल हो जाएगा ना उस केस में। यस सर। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि सर हीट लॉस कम हो, मतलब टेम्परेचर कम से कम बढ़े, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम इंक्रीज करे। ठीक है, वो होता है एक अगर अकेला एक रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आपने अगर V बढ़ाया तो आप बोलोगे उसके I बढ़ेगा। ठीक है,
आप क्या बोल रहे हो कि सर मैं पावर को कांस्टेंट रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, पावर मेरा कांस्टेंट है, मतलब V इंटू आई की वैल्यू मुझे कांस्टेंट रखनी है। तो अगर मैं बहुत हाई वोल्टेज की बात करूँ, किसकी बात करूँ, बहुत हाई वोल्टेज की अगर मैं बात करूँ, रेजिस्टेंस ऑलरेडी हाई है, तो आप बोलोगे आई की वैल्यू आपको कम रिक्वायर्ड होगी। मुझे तो पावर की बात करूँ अभी मैं, ठीक है। मैंने कहा अगर मुझे इतना अमाउंट चाहिए, पावर मुझे कितना चाहिए, इतना ही चाहिए ना यार। तो अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप 2 के एंड में बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो मुझे करंट कम चाहिए होगा, ये तो मेरी अभी रिक्वायरमेंट है। दिस इज हाउ इट इज डन, मेरे को ये रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा अगर मैं कैसे भी करके पावर मुझे अगर मुझे चाहिए कि मान लो कि मुझे 10 वॉट चाहिए, अब 10 वॉट क्या है, V इंटू आई का प्रोडक्ट है। 10 वॉट मान लो कि सर 5 वोल्ट वोल्टेज है और 2 एम्पियर करंट है। मैंने कहा अगर मैं 5 वोल्ट को और बढ़ा दूं और करंट को कैसे भी करके कम कर दूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर तब आपका पावर तो अभी भी 10 रहेगा ना। तो मैंने कहा सर मुझे आउटपुट पावर अभी भी उतना ही चाहिए, V इंटू आई, मतलब करंट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, करंट बढ़ेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि करंट नहीं बढ़ेगा, बट सोचो कैसे बोलूं मैं, मुझे 10 वोल्ट चाहिए था, मैंने बोला कि 5 एम्पियर करंट था और 2 वोल्ट मेरे पास क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, एग्री, इस तरीके से था। दोनों के क्रॉस 2 वोल्ट की बैटरी लगाई मान लो कैसे भी करके, और उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो बोल रहे हो कि सर 5 एम्पियर का। अब 5 एम्पियर से हीट लॉस बहुत ज्यादा है, 5 एम्पियर से मेरा हीट लॉस बहुत ज्यादा था। मैंने कहा सर मैं अपना पावर मेंटेन करने के लिए अब इसको 5 वोल्ट कर दूंगा तो ये 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे कि सर वो रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से वेरी हुआ होगा, आपने जो अरेंजमेंट कर रखे हैं उनके रेजिस्टेंस इस तरीके से मेंटेन किए होंगे कि सर मैं जब 5 वोल्ट लगाऊंगा तो 2 एम्पियर करंट मुझे मिले, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उस हिसाब से हमने लगाई होगी ना। हीट लॉस आई की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब दिस इज मोर डोमिनेटिंग। अगर आई को कम करके रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत बढ़ाना भी पड़ जाए, आई को कम करके रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत बढ़ाना भी पड़ जाए तो भी हमारी डील अच्छी होगी, क्योंकि अगर मान लो मैंने आई को डबल किया तो हीट लॉस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, जबकि आर को डबल किया तो हीट लॉस सिर्फ डबल होगी। और आपको अगर ओम्स लॉ की बात करूं तो बी इक्वल टू क्या है, आई इंटू आर है। अगर मुझे देखो, अगर V को डबल करना है, सोचो V को डबल करना है तो आप बोलोगे आई आर को डबल करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, आई को तो तुम कम कर दो और आर को बढ़ा दो, तब भी तो V डबल हो जाएगा। गोविंद, यस सर। अगर मैं आर को थोड़ा बढ़ा दूं और आई को कम कर दूं तो भी तो V डबल हो जाएगा, हो सकता है ना। यस सर। तो अगर मैं आर को थोड़ा बढ़ा के आई को कम करने में सफल हो गया तो मेरा हीट लॉस कम होगा कि बढ़ेगा, सब कम होगा, बिकॉज आई की स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, आर की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो आपने रेजिस्टेंस भी थोड़े से बढ़ा लिए होंगे आई को कम करने के लिए। ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड व्हेन आर इज कांस्टेंट। मैंने बोला आर कांस्टेंट नहीं रख रहा हूं, मैं आर अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस सर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं इसीलिए आपको याद हो कि सर V जो है ट्रांसमिशन के लिए वेरी हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं अपने करंट को। जो ट्रांसमिशन लाइंस में आपने सुना हो 11 किलो वोल्ट, हमारे घर में चाहिए कितना, 220 वोल्ट। हमारी जो हाई टेंशन लाइन होती है उनको हम 11 किलो वोल्ट, मतलब समझो ना 11,000 वोल्ट। रेलवे ट्रैक्स पे देखा होगा तो 25 किलो वोल्ट, यानी इस लेवल पे आप पावर प्लांट से अपने यहाँ पे पावर हाउस पे ट्रांसफर करके लाते हो। फिर जब पावर हाउस से आपके यहाँ आ रहा होता है तो वोल्टेज को कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कम किया जाता है। एंड आपके घरों पे जो सप्लाई की जा रही होती है वो 220 वोल्ट पे कर रहे होते हैं, क्योंकि आप 220 वोल्ट पे आपको घर में यूज करना, आप 11 किलो वोल्ट को आप यूज नहीं कर पाओगे। अगर इतना लग गया तो आदमी खत्म, एक झटके में पूरे घर की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खत्म हो गई। तो हमने कहा था अगर हम बी को इंक्रीज कर देंगे तो आई डिक्रीज हो जाएगा, अगर आई डिक्रीज हो जाएगा तो हीट लॉस कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि सर ऐसे लिखोगे, पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और जो भी आपका ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस होगा वो आई स्क्वायर आर टी, एक होगा पावर लॉस।
जो आई स्क्वायर करंट आ रहा है आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। इसको देखो आई स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या एक काम करो ऐसे ही रखो, आई की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द पावर रिक्वायर्ड, ये तो कांस्टेंट होगा ना। तो आप बोलोगे अगर मैंने अपनी ट्रांसमिशन लाइंस के रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिया, मान लो टी आर टी है, पावर रिक्वायर्ड मेरा फिक्स है, तो देखो पावर लॉस इस पर डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर मैंने वी को कांस्टेंट कर दिया तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी। जो रेजिस्टेंस है थर्मल, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से दिख भी रहा है, जितना ज्यादा वायर का रेजिस्टेंस होगा उतना पावर लॉस ज्यादा होगा, और जितना वोल्टेज ड्रॉप कम होगा उतना पावर लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम इसमें से जैसे भी करके अरेंज करेंगे, इसलिए हमने अरेंज कर लिया कि सर इसका हम वोल्टेज बहुत हाई रखते हैं ट्रांसमिशन लाइंस में, और घरों पे हम इसलिए कॉपर वायर यूज करते हैं क्योंकि घरों में हम रेजिस्टेंस और कम करना चाहते हैं। एल्यूमिनियम इज ओके बट कॉपर हैज द लोअर रेजिस्टेंस। घरों में तो हम चोरी नहीं करेंगे ना, अपने घर में तो चोरी नहीं करेंगे ना हम कॉपर वायर की, घरों के अंदर की जो फिटिंग होती है। तो घरों के अंदर की फिटिंग्स में अगर आप देखोगे कभी तो आपको पता चलेगा सर कॉपर वायर हम प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस और भी कम होता है। लेकिन ट्रांसमिशन में हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, कॉपर यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो चोरी हो जाएगा। क्लियर है ये बात? मेरे को बस इतना सा समझाना था कि सर यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस पे हमारा पोटेंशियल ज्यादा क्यों होता है, हाई हाई टेंशन क्यों होता है, तो वो चीज मैं समझाने की, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको सर एक बात दोबारा से बता दीजिए, आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कैसे किया है एक बार। कौन सी लाइन कैसे की है बताओ। सर ये आपने पावर लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिखा है। तो जो जो करंट फ्लो होगा वायर में, आई स्क्वायर आर जो भी रेजिस्टेंस है, तो पावर लॉस आई स्क्वायर आर टी तो लिखूंगा। क्या लिखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर पावर वो तो लॉस सही इक्वल टू क्या होगा? हाँ, समझ गया सर, समझ गया। और बोलो। क्लियर है? आई की वैल्यू को मैंने ऊपर वाले ये रिक्वायर्ड पावर से मैंने रिप्लेस मार दिया। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। सर एल आपने क्या बताया था पीएल में? पावर लॉस। ओके सर। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें बताने वाला हूँ जो आपके घरों में यूज होती हैं। घरों में बल्ब देखें किसने, बल्ब या ट्यूबलाइट पे जो पावर लिखा होता है, पुराने बल्ब देखें किसने जो येलो कलर के फिलामेंट वाले बल्ब आते थे, सबने देखे यस हैं? सर, यस सर सर। 100 वोल्ट यस वाले। सर। है ना? अच्छा, सबने देखे हैं वो कितने वोल्ट के होते थे? 100 वोल्ट लिखा होता है। 100 वोल्ट का मतलब वो क्या था, वो वोल्टेज लिखा होता था, करंट लिखा होता था, क्या लिखा होता था 100 वोल्ट? सर पावर। पावर। अच्छा, वो 100 वोल्ट पावर मतलब हमेशा 100 वोल्ट पावर जलते देते थे, क्या देते थे, मतलब किस बेसिस पे हमेशा आप जलाओगे सर तो हमेशा 100 वोल्ट पावर देते थे? अगर सर कम होते हैं तो थोड़े डिम हो जाते हैं वो, हाँ जैसे सर। बल्ब पावर कम आए तो। तो एक्चुअली आपने कभी बल्ब का कवर देखा नहीं, अगर देखा हो तो वहाँ पे सिर्फ 100 वोल्ट में लिखा होता है, वहाँ पे दो रीडिंग दी जाती है आपको। ठीक है, सर अगर वोल्टेज और पावर। वेरी गुड, वोल्टेज और पावर दो रीडिंग होती है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो जब भी आप बोलोगे, चलो एक क्वेश्चन पढ़ो पहले, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, मुझे शर्म आ रही है इस क्वेश्चन को देने में, बट ठीक है फिर भी देता हूँ। ये 4 ओम है, ये 2 एम्पियर करंट है, मुझे बताओ पावर लॉस कितना होगा, या पावर बता दो कितना। हाँ, पावर डिलीवर टू द रेजिस्टेंस बता दो। और 10 सेकंड में कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा?
बताओ भाई क्या हो सर गया, इसमें क्या कर दिया? 16 वॉट है पावर डिलीवर। पावर डिलीवर्ड हो जाएगा बेसिकली आई स्क्वायर आर, दैट इज 4 into 4 यानी 16 वोल्ट। 10 सेकेंड में एनर्जी निकाली है तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम। कितना? 16 into 10 मतलब कितना हो गया? 160 जूल। यस सर। यस सर। ठीक है, तो 10 सेकंड में कितनी एनर्जी इसको डिलीवर्ड हो गई या फिर कितनी इसने हीट के फॉर्म में दे दी, दैट इज दैट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बल्ब की बात हम कर रहे थे तो बल्ब पे आ जाते हैं। देखो मैंने कहा सर बल्ब में दो रीडिंग दी होती है किसी भी बल्ब में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी सर। सर जो आपने अभी क्वेश्चन कराया था उसमें पावर लॉस पर 10 सेकंड वाला कैसे किया था सर? पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्या पावर डिलीवर्ड एक ही बात है ना? आई स्क्वायर आर आया ना? सर चल मैंने कहा सर मान लो बल्ब पे दो रीडिंग लिखी होती है ये, इसको हम बोलते हैं पावर रेटेड, रेटेड पावर। ये होता है वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि सर अगर इसको 220 वोल्ट दोगे तब ये 100 वॉट पावर देगा। अगर 220 वोल्ट से कम दोगे तो ये 100 वॉट से कम देगा। ठीक है, इन रीडिंग्स का मतलब ये होता है। और 220 वोल्ट के लिए बना है मैक्सिमम ये। 220 वोल्ट से ज्यादा दे दिया ये उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, कभी भी उसको दो रेटिंग दी जाती है उसको हम बोलते हैं पावर रेटेड 100 वॉट। और 220 वोल्ट आप क्या बोल सकते हो कि सर ये 220 वोल्ट पे 100 वॉट देगा और 220 से ज्यादा दे दोगे तो ये उड़ जाएगा। हमारे यहाँ 220 वोल्ट आते नहीं है, थोड़ा बहुत तो कम रहता ही चाहिए। छोटे छोटे शहरों में चले जाओगे तो काफी कम रहता है, तो इसीलिए देखना कभी भी उसकी जो वॉट पावर आएगा वो 100 वॉट तो होता ही नहीं है। बहुत स्लो चलते हैं, राइट, धीमे डिम चलते हैं जिसको हम बोलते हैं। तो एक तो ये चीज ध्यान से समझ लो कि इसका मतलब ये होता है। कोई मुझसे पूछे रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो क्या देखो, रेजिस्टेंस होता है पी को पी स्क्वायर बाय, सॉरी पी को आप लिख सकते हो बी स्क्वायर बाय आर। करेक्ट, आप जब बी वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो इतनी पावर देगा। तो अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो आप क्या करोगे सर, रेजिस्टेंस निकालने का मतलब होता है सर बी स्क्वायर बाय टी रेटेड। ये भी रेटेड वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। ये होता है बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर V कांस्टेंट है, सारे दो तीन बल्ब हैं जिनके पास 220 वोल्ट की रीडिंग लिखी हुई है, ठीक है, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड। अगर सारे के सारे 220 वोल्ट पे ही बनाए गए हैं, 220 वोल्ट के लिए बनाए गए हैं, तो जिसका पावर रेटेड ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझना। पावर रेटेड का मतलब क्या हुआ, पावर डिलीवर्ड का मतलब क्या हुआ। पावर रेटेड मतलब जब वो रेटेड वोल्टेज पे कनेक्ट करोगे तब वो पावर कितना डिलीवर कर सकता है। एक्चुअल में जब कनेक्ट करोगे तो कितना पावर डिलीवर करेगा, दैट इज द पावर डिलीवर। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब मैंने कहा सर मान लो बल्ब है, बल्ब का सिंबल कुछ ऐसा बना, ठीक है, ये दो बल्ब हैं, आइडेंटिकल बल्ब नहीं है, ये अलग अलग है। 110 वोल्ट, 100 वोल्ट, 110 वोल्ट, 60 वोल्ट। मान लो मैंने ये कनेक्ट किया है दो को, पहले तो इतने कर लेते हैं 110। ठीक है, मुझे ये बताओ दोनों में से कोई बल्ब फ्यूज होने के चांसेस है कि नहीं? नो। अगर नो तो क्यों? सर 110 वोल्ट ही 110 तो पोटेंशियल है। मैंने कहा ये 110 वोल्ट तक तो जिंदा रह सकते हैं,
मैंने कहा जब इनको कनेक्ट किया गया तो इनके पास टोटल मैंने 110 वोल्ट लगा रखा है। आप बोलोगे सर Yes, sir. अगर इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1 और इसके क्रॉस हो रहा है कुछ V2, मुझे मालूम है V1 प्लस V2 की वैल्यू 110 के बराबर है, तो मतलब V1 और V2 इंडिविजुअली कभी 110 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब कोई भी बल्ब फ्यूज तो नहीं होगा फॉर श्योर। एक चीज तो ये क्लियर हो गया। अब मैंने कहा सर बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा होगा। पहले तो आई की वैल्यू निकालो और फिर ये बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा होगा, ब्राइटर, ग्लो ब्राइटर। चलो खैर मैं ये आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। मैंने कहा सर पहले तो मुझे इनके रेजिस्टेंसेस पता होने चाहिए। मैंने कहा अगर मैं इसकी बात करूं तो रेजिस्टेंस 1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू V rated स्क्वायर बाय P rated, तो दैट विल बी इक्वल टू 110 का स्क्वायर बाय 60। सिमिलरली अगर मैं R2 निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 110 का स्क्वायर बाय 100। ये तो R1 और R2 आ गए, ठीक है। मैंने कहा R1 R2 आ गए, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है ये अपॉन R इक्विवेलेंट। टोटल कितना दे रखा है आपने, 110 वोल्ट दे रखा है, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ से आप I निकालोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वैल्यूज पुट करोगे एंड यू कैन फाइंड दी I। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैंने कहा सर कौन सा ज्यादा ब्राइटर ग्लो कर रहा होगा। ब्राइटर ग्लो कर रहा होगा मतलब जो ज्यादा पावर डिलीवर कर रहा होगा, लाइट ज्यादा अगर आ रही है इसका मतलब वो पावर क्या कर रहा है, डिलीवर ज्यादा कर रहा है। मैंने कहा डिलीवर ज्यादा करना होगा मतलब पावर डिलीवरी तो किससे आती है, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R से आती है। I दोनों में कांस्टेंट होगा, I दोनों में कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप बोलोगे जो पावर डिलीवर्ड आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, R के प्रोपोर्शनल होगा, या फिर आप बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड के होगा। देखो भाई I दोनों में कांस्टेंट है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो उसका पावर रेटेड कम होगा, क्योंकि दोनों के 110 वोल्ट 110 वोल्ट है, V स्क्वायर तो दोनों के लिए सेम है। आप बोलोगे जिसका पावर रेटेड ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो आप बोलोगे बेसिकली देखो पावर रेटेड किसका ज्यादा है, 100 वॉट का, तो इसके लिए पावर डिलीवर्ड कम होगा। तो आप बोलोगे कि सर ये बल्ब 1 और बल्ब 2, तो बल्ब 1 का पावर कम है इसीलिए ग्लोज ब्राइटर। I know this is very much clear. ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया है, आपने बोला कि अगर सीरीज कनेक्शन की बात करोगे तो पावर रेटेड अगर ज्यादा है तो दैट विल, या पावर रेटेड कम है, पावर रेटेड कम है तो ग्लोज ब्राइटर। ऐसा बोल सकते हो, अरे हाँ या ना गाइस, कुछ बोलोगे, यस सर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर है। यस सर क्लियर। बता पाओगे ना, तो इसको आप अपने पॉइंट में ले सकते हो कि अगर दो बल्ब हैं सेम वोल्टेज के हैं, सेम वोल्टेज रीडिंग के हैं, और उनको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो कम पावर रेटिंग का होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। इसीलिए कभी आपने आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, गोविंद ने शायद देखा हो, हमारे यहाँ शादियों में, छोटे छोटे शहरों में शादियों में पहले बल्ब की डेकोरेशन हुआ करती थी, एक ही उसमें फ्रेम में कई सारे बल्ब लगाए जाते थे, तो उसमें जो बड़ा बल्ब होता था वो बहुत स्लो जलता था और छोटा वाला बल्ब बड़ा तेज जल रहा होता था जब वो सीरीज में कनेक्ट होते थे। ठीक है, तो उसका भी रीजन यही हुआ करता था। गोविंद कभी देखा तुमने? सर मैंने भी देखा है। तूने भी देखा है? ऐसा ऐसा अरेंजमेंट देखा ना कि बड़ा वाला बल्ब बहुत बहुत स्लो जलता है और छोटा वाला उतनी तेजी से जल रहा होता था। ठीक है, तो वो इस वजह से होता था। ये तो मैंने बोला जब मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट तो फिर आगे बढ़
गोविंद गायब हो गया क्या? गोविंद की आवाज नहीं आई। अच्छा भाई, यहाँ दिल्ली की क्या कंडीशन दिख रही है? सब अपनी अपनी लोकेलिटी में सब नॉर्मल चल रहा है चीजें? तो दिल्ली में इस वक्त यस सर, सब सब कुछ खुल बढ़िया? गया सर। नाई नाई की नो दुकानें तक खुल सर, गई। नो सर, कुछ बढ़िया नहीं है। राघव तू कहाँ रहता है? चावला? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में तो अमन पॉल रहता है, दोनों लोग कैसे अलग अलग बातें बोल रहे हो? सर उसका एरिया अलग होगा, मेरा एरिया अलग है। अबे एरिया तो हाँ सर, उसके चलो पीछे की कुछ गलियां वो रेड जोन कर दी थी सर, याद है मुझे भी। चावला के। यस हो सकता सर, है सर। मेरे यहाँ, मेरे उस एरिया की कर रखी हैं कुछ गलियां रेड जोन। हाँ, घर पे सब बढ़िया है तेरे घर पे तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं। चलो अच्छी बात है। अरे सब चिल मारो एकदम बढ़िया, थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखते रहो। अब तो ये लाइफ के साथ ऐसे चलना है इसी के साथ। अच्छा वो कितने लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने का? सर मैं यस सर, यस सर। चलो अच्छी बात है। अच्छा कितने लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वेब सीरीज वगैरह देखने में? एनी वेब सीरीज जो आजकल आप लोग फॉलो कर रहे हो वही बताना जरा। कोई नहीं बोलेगा, कर सब रहे होंगे। मनी लीज तो सभी लोग कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, काफी लोग कर रहे होंगे मतलब। हाँ चैनिका आ गया देखो आंसर। बेटा कम करो, है ना? वरना मनी के चक्कर में जाओगे और फिर कभी मनी नहीं कमा पाओगे। मैं इसीलिए पूछ रहा था। और चैनिका गॉट ट्रैप, क्योंकि लोगों के पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोग के पास फोन्स आ गए हैं, लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। होता क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन मटेरियल हम बोर हो जाते हैं और हम इन सब सीरीज में और इन सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको एक चीज बता दूं कि सर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम को आप जितना ज्यादा यूटिलाइज कर लो, बिकॉज यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के तरीके आपके पास कम है। आपके स्कूल आने जाने का टाइम बचता है, स्कूल नहीं जाना है सच, आने जाने का टाइम बच रहा है, ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, इंस्टीट्यूट में ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, ठीक है। और भी बाकी डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं है, ना घर में पार्टी है, ना बगल वाले घर की पार्टी है, ना इधर जाना है, ना उधर जाना है। तो क्यों ना हम इस टाइम को हम यूटिलाइज कर लें। हम क्या होता है कि सर हम ट्रैप हो जाते हैं इसी सीरीज एंड ऑल में। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे को आज 2.5-3 महीने हो गए हैं, एक एपिसोड पर डे बस। और क्या चाहिए भाई, पूरी सीरीज एक दिन में देखना है तेरे को। You won't believe I haven't followed any single web series till now. मेरे को तो क्या टाइम ही नहीं मिला। You will be surprised to know that कि मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं एक वेब सीरीज किसी को फॉलो कर लूं, ठीक है। सुबह से आपको शायद हुई, मैं बहुत ही ऐसे कहते हैं लेट जाग के उठने वालों में से हूँ, बट यहाँ पे आके मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है 4:30 कह रहा हूँ। क्योंकि एक छोटा सा रूम में मैंने ये जैसे आपको दिख ही रहा है क्लासरूम बना रखा है विद लिटिल रिसोर्सेज, है ना। कूलर सामने लगा रखा है। मेरे को रिकॉर्डिंग, आपको पता है कि मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग वगैरह भी करता हूँ, तो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए मुझे चाहिए पीसफुल टाइम। मेरे घर में बच्चे हैं या आसपास इतने इतने सारे घरों में बच्चे होते हैं, शोर शराब होता है, सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आज whatever recording I have to do is basically in the mean period before 6:30 in the morning. 6:30 के बाद तो भाई ऐसी हो जाती है कि you can't even do any single bit, right? तो और बाकी या तो मैं दोपहर के टाइम करूँ, दोपहर के टाइम आपको पता है गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। या तो मेरे इस रूम में भी एसी लगा हो, तब उतना मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ इस रूम में, ठीक है। कूलर के साथ मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता बिकॉज नॉइस बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मेरा टाइम तो ये मान लो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जगना भी होता है और पूरा टाइम क्लासेस एंड ऑल में चला जाता है। मैं आप लोगों के लिए बताऊं, दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। आप इस टाइम बहुत ज्यादा उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जो भी आपके पेंडिंग टॉपिक्स हैं पुराने ईयर्स के या जो भी हैं उनको कवर कर सकते हो। अगर आपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, थोड़े दिनों अपने आप को सोशल मीडिया से थोड़ा और या फिर इस टाइप की वेब सीरीज वगैरह से अपने आप को डिस्कनेक्ट रखा और अच्छे से मैथ कर ली, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को डॉक्टर बनने का सपना बड़ा आराम से आसान हो सकता है। मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहूंगा मैं यार। लास्ट के 2-3 मंथ से कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है मेरी लाइफ में, ना मुझे कहीं जाना है ना मुझे कहीं आना है। मतलब आप समझ लीजिए 2.5 महीने या 3 मंथ होने को आ गया ऑलमोस्ट। आई एम बेसिकली
inside this particular home. मेरा तो खैर मैं बहुत छोटी जगह पे हूँ इस वक्त, तो काफी हद तक ऐसा इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। मार्केट इज ऑल ओपन, मतलब अगर मैं मार्केट जाऊँ आज तो मुझे बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं होता कि सर ये मार्केट नॉर्मल वाली है या फिर आफ्टर कोविड केसेस वाली है। ठीक है, यहाँ तक जब तक लॉकडाउन था तब तक कोई केसेस नहीं थे, लॉकडाउन होते ही यहाँ पे भी 50-100 केसेस आ चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में एक टाइम बस जॉगिंग के लिए आजकल जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी मुझे टाइम मिल जाता है मैं जॉग वगैरह भी कर पा रहा हूँ। एंड टचवुड मैं ऑलरेडी इतना फिट, यू नो दैट लाइक ऑलमोस्ट 55-60 था, 4-5 kg मैंने और कम कर लिया है। ठीक है, तो मैं और रिड्यूस कर रखा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि सर ये इतना अच्छा टाइम है, इनको वेब सीरीज सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो अपनी पढ़ाई के लिए। अगर आपने ये टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, यू विल डू वेरी गुड व्हेनेवर द ऑफलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टेड। वी डोंट नो कि ये ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली की कंडीशन जो चल रही है, मुझे अभी उम्मीद नहीं है कि अगस्त सितंबर से पहले आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो पाएंगी। ठीक है, तो भाई अगर हमें इन्हीं के साथ अभी टाइम स्पेंड करना है तो भाई क्यों ना हम उसे अच्छे से करें, क्यों ना हम अपने डॉक्टर बनने का जो अपना गोल है उसकी तरफ अचीव करें। पुराने टॉपिक जो भी हमारे पेंडिंग होंगे उनको हम कवर कर सकें, या हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस साथ में कर सकें। 12th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। समहाउ आप कैसे भी करके 12th बोर्ड की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुक आती है, अगर आपको 12th के लिए प्रिपरेशन करना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अरिहंत की बुक आती है, आई एम नॉट रॉन्ग, और भी आती होंगी बट अरिहंत की आई हैव सीन। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग ब्रांडिंग फॉर अरिहंत, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अरिहंत आई हैव सीन, तो आप अरिहंत की बुक को फॉलो कर सकते हो। कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो उस बुक में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको खुद पेन से कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस अभी से कर लो। उससे फायदा ये होगा जब बोर्ड आएंगे तो आपको फिजिक्स के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। वरना फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप पिछले 2-3 सालों से देख रहे होंगे कि बोर्ड के पेपर्स भी अच्छे लेवल के आ रहे हैं और फिजिक्स के टेंशन में बाकी पेपर भी गड़बड़ा जाते हैं। तो भाई क्यों ना हम अगर साथ साथ, अभी भी मैं बोर्ड की तैयारी भी साथ साथ करता चला जाऊंगा। एक तो क्या होता है, बार बार लिख के अगर हम आंसर्स लिखेंगे तो हमारे कंसेप्ट बेटर होते हैं, चीजें हमें ज्यादा लर्न होती हैं, नो डाउट। प्लस साथ ही साथ हम बोर्ड्स के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर कर पाते हैं। नीट वगैरह की कोचिंग करते करते हमारी थोड़ी आदत पड़ जाती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच की, तो हमें लगता है हम बोर्ड्स में कैसे लिखेंगे और हम बोर्ड्स के लिए डरने लगते हैं और दिसंबर में आके हम हाथ पैर फूलने लगते हैं। यू वोंट बिलीव, मैं बताऊं, एवरी ईयर देयर आप कहते हैं कि इंडस्ट्री चलती है बोर्ड के लिए प्रिपरेशन के लिए। दिल्ली में ये कंडीशन है कि सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन के बाद जो नीट और आईआईटी के बच्चे जो नीट और आईआईटी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनका दिसंबर तक सिलेबस डन हो जाता है, फिर वो बोर्ड के लिए सिर्फ 2 मंथ्स के लिए 30,000 पर सब्जेक्ट वो बोर्ड की प्रिपरेशन पे स्पेंड करते हैं। एंड देयर इज अ होल मार्केट गोइंग इन दिस फील्ड, राइट। सोचो जनवरी और फरवरी सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए मैं 30,000 स्पेंड कर रहा हूँ जस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड, और वो भी वो बच्चा जो नीट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है। मतलब मैं नीट में रैंक सोचता हूँ कि somehow I will clear the NEET and I am for the board thing I am spending 30,000 per subject for just 2 months। आप लोग इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हो, आप भी इस सिचुएशन में आ सकते हो और आओगे, मैं बता रहा हूँ। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने का तरीका ये है कि नीट की तैयारी के साथ साथ आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ करने का तरीका है कि वो अरिहंत की बुक लो। जो भी चैप्टर यहाँ हो गया है उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे 40 या 50 क्वेश्चन होते हैं उससे प्रीवियस, उसमें से मैक्सिमम रिपीटेड होते हैं। न्यू क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कंसेप्चुअल छोटे बड़े मिला के 20 क्वेश्चन आपको निकलेंगे जिनको आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, डेरिवेशन, थ्योरी, कंसेप्चुअल और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। अगर आप साथ साथ ये चीज करते चले जाओगे, जिस तरीके से डेरिवेशन में आपको एज्यूम करने का लिखना होता है या जो भी लैंग्वेज आपको एक्स्ट्रा लिखनी होती है, अगर आप उसको फॉलो करके लिखते जाओगे, मैं आपको बताऊंगा कि सर बोर्ड के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे और दिसंबर से लेके जनवरी वाला मंथ भी आप नीट की प्रिपरेशन में स्पेंड कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। अगर फिजिक्स के सब्जेक्ट की टेंशन रह गई तो बाकी सब्जेक्ट की तो गड़बड़ होनी ही है, इस बात की भी गारंटी है। और आपको ये भी बता दूंगा, पहला या दूसरा पेपर ही फिजिक्स का होता है। पहला जनरली इंग्लिश का होता है, दूसरा पेपर जनरली फिजिक्स का होता है। केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये सब बाद में होते हैं। तो इस चीज को और बता दो कि फिजिक्स का पेपर गड़बड़ा जाता है तो बाकी सब गड़बड़ा जाता है, और फिजिक्स के पेपर को सही करने के चक्कर में हम बाकी सब्जेक्ट ऑलरेडी गड़बड़ा देते हैं। तो डोंट डू दिस। आप चाहो तो सारे सब्जेक्ट के लिए वो अरिहंत वाली ले लो, मैं कहता हूँ फिजिक्स के लिए तो ले ही लो, मस्त है। और साथ ही साथ उन चैप्टर को साथ साथ करते चले जाओ। दिसंबर में आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि सर थैंक यू, आपने मुझे बताया, मैंने फॉलो किया और मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं, मैं एकदम ऐसे सॉलिड रहा हूँ कि आप मुझे अभी दे दो। दिसंबर के बाद प्री बोर्ड कराने चालू होते हैं, बच्चे फेल होते हैं प्री बोर्ड में। 80 to 90% बच्चे 12th वाले बोर्ड में जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं स्कूल में वो फेल करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको।
और तब जाके उनकी हालत खराब होती है और तब जाके वो उस ट्रैप में फंसते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। तो डोंट डू दिस। उस ट्रैप में फंसने से पहले आप साथ साथ करते चलो। अपने आप दिसंबर में आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि आप मुझसे बोलोगे सर प्री बोर्ड, हाँ सर मैं ऐसे दे दूंगा, मुझे ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना हम अपने आप को उस तरीके से भी तैयार करें। आपके पास इतना अच्छा टाइम है, इसको यूटिलाइज करो एंड प्लीज अवॉइड सोशल मीडिया एंड अदर वेब सीरीज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन दैट। मैंने तो सोशल मीडिया तो एकदम अवॉइड कर दो फॉर 1 ईयर मोर। कोई भी अवॉइड नहीं कर रहा होगा मुझे मालूम है, बट फिर भी जो बच्चे इन चीजों से दूर होंगे, वेब सीरीज से दूर होंगे, है ना। मनी हीस्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ मीम देख देख के मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं बता रहा हूँ उतनी है। मुझे नहीं मालूम मनी हीस्ट का क्या है क्या नहीं है, क्या स्टोरी लाइन है। आई हैव नेवर फॉलोड दैट वेब सीरीज। आप मुझसे इतना कह सकते हो कि बीइंग अ टीचर इफ आई एम नॉट फॉलोइंग द वेब सीरीज तो बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड अवॉइड एट लीस्ट, राइट। ये सब चीजें तो कहीं नहीं जाएंगी ना यार। मनी हीस्ट तो आप 1 साल 2 साल बाद भी देख सकते हो। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आपको अभी देखना है। मेरे घर में इतने लोग हैं, somebody is following that which one is that Patal Lok or something, right, on the Amazon or something. Somebody is following Money Heist, somebody is following some other series, and now some movie is coming with Amitabh, very famous. I don't know, it is getting very famous. Yogita Sanyogita, I don't know what is that. ठीक है, तो बेसिकली people are doing this. क्या हो गया बेटा? सर मूवी का नाम बता रहा था, क्या था? गुलाबो सिताबो था। हाँ हाँ बहुत हाँ, वही बेकार वही लगी वही। मुझे सर, मुझे तो बहुत गुलाबो बेकार। सिताबो whatever it is, right? I am pretty sure वो कुछ खास नहीं होगी, राइट। खैर, तो आप इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार देखो, अगर ये टाइम निकल गया परेशान हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग परेशान हो। जो लोग 12th के लिए बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले जो उनको लगता है यार मैं थोड़ा सा वीक हूँ, तो सबसे पहले अपना टारगेट 12th का कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल बुक्स और वीट उठा के चालू करते हैं। और जो लोग नीट के लिए एकदम फुल्ली फ्लेज तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी वो बुक तो साथ साथ करते जाएंगे। एक तो कंसेप्ट बेटर होंगे, लिख के कोई भी चीज आप करते हो तो आप कंसेप्ट मच बेटर हो जाते हैं। दूसरी बात है कि सर आपकी बोर्ड की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी बाय द एंड ऑफ दिसंबर। बाकी देखिए, आपकी इच्छा है, आप वट एवर यू डू, आपको उसी तरीके से आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं तो कुछ भी नहीं देखती घर में कि वेब सीरीज चलती है मम्मी के साथ, वट एवर इट इज, राइट। अमन को जिम भी बंद है। तू जिम कर रहा है सीरियसली? अमन को तो ये शक्ल देख के लगता नहीं तू जिम जिम जाता होगा। तो सिर्फ जिम में गार्ड वार्ड की नौकरी कर रहा होगा तो भले ही जा रहा होगा। एक्सरसाइज करने तो मुझे नहीं लगता तू जाता है, क्यों अमन? बंद है ना सर। चलो क्या, अरे यार क्लास का टाइम भी हो गया है। चलो एक छोटी सी प्रॉब्लम कराई देता हूँ खत्म करने से पहले। मैंने कहा अगर मैंने बल्ब को, ये 2 बल्ब हैं, 220 वोल्ट, 100 वॉट, 110 वोल्ट, 60 वॉट, 110 वोल्ट। अब कोई फ्यूज हो सकता है क्या कि नहीं हो सकता है? दोनों ही चल जाएंगे। अगर होगा भी तो कौन सा होगा? एनीवन आंसर प्लीज। सर 60 वोट वाला हो सकता है। 60 वोल्ट वाला हो सकता है, ऐसा बोल रहे हो? क्यों हो सकता है 60 वोल्ट वाला? क्योंकि सर उसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा जा रही है ना सर, और पावर रेटिंग भी उसकी कम है। मैंने कहा सर अगर इसके क्रॉस V1 और इसके क्रॉस V2 है तो इतना तो मुझे मालूम है कि V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है? 220 है। अगर दोनों में बराबर बराबर जाती तो भी 110 110 होती। अगर बराबर बराबर जाती तो 110 110 होती। बराबर तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि सर दोनों के रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, ये तो फॉर श्योर। तो इसका मतलब एक में 110 से ज्यादा होगी और एक में 110 से कम होगी, ये तो श्योर है। अब मैंने कहा सर रेजिस्टेंस निकालो, इसको अगर मैं R1 बोलूंगा और इसको मैं बोलूंगा R2 तो आपको रेजिस्टेंस पता है कि सर दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड। तो पावर रेटेड इसका ज्यादा है तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस इसका कम होगा। तो R1 इज लेस देन R2 क्योंकि पावर रेटेड ज्यादा है। अब आप बोलोगे दोनों में करंट तो I जाने वाला है। करंट अगर I जाने वाला है तो आपको पता है कि सर I इंटू R ये हो जाएगा V1 और I इंटू R2 ये हो जाएगा V2। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। मेरा रेजिस्टेंस कौन सा ज्यादा है? R2।
तो आप बोलोगे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, मतलब वो 110 से ज्यादा होगा, और इसमें 110 से कम होगा। तो आप बोलोगे ये तो सर्वाइव कर जाएगा बट ये फ्यूज हो जाएगा, ये वाला बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो, पावर रेटेड, रेजिस्टेंसेस एंड ऑल, तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। लेकिन अगर पावर रेटेड या रेजिस्टेंस निकालने के आपको तरीके नहीं पता होंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो आज के इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कैपेसिटेंस। आपका टेस्ट है मंडे को, आई गेस सिलेबस आपको पता चल गया है? Yes, sir. Yes, sir. तो the chapter will be first chapter, second chapter potential वाला electric field, and the third one is current electricity till the combination of resistances. सर्किट्स में मैं उसमें नहीं पूछूंगा, ठीक है? सर्किट्स की अभी बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या उससे पहले वाला जो भी चीज हमने बात की थी वहां तक आपको आएगा। और ध्यान रखना, ये मत सोचना कि चैप्टर 1 से कम आ सकता है, चैप्टर 2 से कम आ सकता है, क्योंकि चैप्टर 1 पहले आ चुका है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और करंट इलेक्ट्रिसिटी तीनों से लगभग बराबर क्वेश्चन आएंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और आगे से ध्यान रखना, मेरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, पुराने चैप्टर्स हर टेस्ट में इंक्लूड होंगे ही होंगे। हाँ, आगे जब ये चैप्टर 2-3 होते जाएंगे तो जो सबसे पहले वाले चैप्टर्स हैं उनसे वेटेज कम होता चला जाएगा। लेकिन अभी तो ये मान लो क्योंकि फ्रेश चैप्टर्स हैं सारे के सारे, तो अभी वेटेज लगभग बराबर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को इंटर करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। बाय, गुड नाइट।